तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम आपका एक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम ब्लड के बारे में जानने वाले हैं। यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड यानी रक्त जो आपकी बॉडी में फ्लो करता है, आपकी बॉडी में घूमता रहता है, उसके बारे में हम आपके इस वीडियो में जानने वाले हैं। ब्लड आपके बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहले ब्लड के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स डिटेल्स ले लेते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मेल फीमेल में कितना ब्लड रहता है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक कोलाइड। दोस्तों आपका जो ब्लड होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कोलाइड क्या होते हैं। दोस्तों सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें आपको समझने के लिए, तो कोलाइड वो होते हैं दो चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें आपके थोड़े कुछ सॉलिड पार्टिकल या कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तथा एक बिल्कुल सॉल्यूट जैसे वाटर की तरह होता है और आपके चीनी की तरह। आपके वाटर और चीनी का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कोलाइड सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही आपका जो ब्लड है वो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है, यानी कि आपका ब्लड जो है एक नेचुरल कोलाइड सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होगा, जो चीज आपको कनेक्ट कर रहा है। जैसे टिश्यू जो होता है, जैसे लेयर टू लेयर कनेक्ट करते हैं ना। अगर जैसे मान के चलिए हम घर का एग्जांपल लें, जब भी ईंटों की जुड़ाई होती है, घर बनता है, तो उसमें बीच में सीमेंट की आपको एक परत लगानी पड़ती है, जो क्या करती है, दो आपकी ईंटों को जोड़ने का काम करती है। यानी आपकी ईंटों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रेत कर रहा है। रेत क्या हुई वहां पे, संयोजी ऊतक। सेम ऐसे ही आपका ब्लड क्या करता है, आपके संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है, जो एक कॉम्बिनेशन बैठा है। तो ये ब्लड क्या हो जाएगा आपका, एक संयोजी ऊतक। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ब्लड का पीएच जो दिखा रहा है 7.4 दिखा रहा है। यानी आपका ब्लड कैसा होगा, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। बेसिक यानी क्षारीय होगा, ब्लड आपका क्षारीय होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपके मेल में कितना होता है। मेल में होता है आपके 5.5 लीटर ब्लड, यानी कि 5.5 लीटर ब्लड किसमें होगा, आपके मेल में। फिर फीमेल में आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5 लीटर ब्लड। यानी आपकी फीमेल में जो है ब्लड की कमी होती है। ब्लड आपके मेल से एज कम्पेयर टू, अगर हम मेल की बात करें तो आपके आधा लीटर जो है कम होता है। इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियां खून पीती हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें कमी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, वैसे खून असली में नहीं पीती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपका ब्लड जो है आपके बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है। ब्लड जो है आपके स्प्लीन यानी प्लीहा में आपके स्टोर होता है। फिर उसके बाद आपका ब्लड, जब ब्लड आपका मर जाता है, ब्लड आपकी सेल डेड हो जाती है, तो उसकी कब्र कहाँ पे, क्योंकि उसमें आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए उसकी भी कब्र होती है। वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन। स्प्लीन का ये क्वेश्चन आता है कि कब्रिस्तान ऑफ आपके हीमोग्लोबिन का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपके स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपके ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है आपका, ये जो क्वेश्चन आया था कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो 200 ग्राम पर डीएल यानी कि डेली लीटर। इसके बाद हम देखते हैं आपका ब्लड किन किन चीजों से बना। आपका ब्लड जो है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में किस चीज की मात्रा पाई जाती है, आपकी आयरन यानी कि Fe की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन जो है मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। दोस्तों मेल में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 14 ग्राम पर डीएल पाया जाता है, यानी डेली लीटर। डेली लीटर जो है आपके ब्लड की इकाई है। जैसे किसी भी चीज की इकाई होती है ना, वैसे जैसे क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग स्क्वायर। ठीक है, ये होती है आपकी क्षेत्रफल की। ऐसे ही आपके यूनिट बोलते हैं जिसको, लंबाई गुणित चौड़ाई, जैसे वैसे ही आपकी यूनिट इसकी क्या होगी, डीएल यानी डेली लीटर। इसके बाद में आपकी फीमेल में जो रहता है 13 ग्राम पर डेली लीटर। यहाँ पर 13 ग्राम इसलिए क्योंकि 14 ग्राम, क्योंकि आपका जो है ब्लड भी कम है। ब्लड यहाँ पे मेल में कितना था, 5.5 लीटर, और फीमेल में कितना है आपका, कुल 5 लीटर ब्लड है, इसीलिए यहाँ पे 14 ग्राम होगा पर डीएल, और इसमें आपका 13 ग्राम पर डीएल होगा। एक लीटर एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मान के चलिए, जैसे 1 लीटर रहता है, 1 लीटर में आपका इतने ग्राम हीमोग्लोबिन आपके मेल में रहेगा और फीमेल में आपके 13 ग्राम। जैसे एक बोतल अगर हम किसी का खून निकाल रहे हैं, मान के चलिए 100 ग्राम हमने किसी का ब्लड निकाला, तो उसमें आपको 14 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए और फीमेल में आपकी 13 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। इससे हम पता कर सकते हैं कि किसका ब्लड है, मेल का है या फीमेल का है, टेस्ट से। फिर इसके बाद में एक और चीज हम देखते हैं, जो आपके रक्त परिसंचरण की खोज की थी, यानी कि आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में परिसंचरण क्या होगा, आपकी बॉडी में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आने जाने के लिए परिसंचरण यानी चलना। आपका जो चल रहा है, रक्त जो आपका घूम रहा है, उसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, आपके विलियम हार्वे में। अब परिसंचरण क्या होगा, आपके ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं बीपी यानी कि आपके कितनी स्पीड से जाता है, आपके 120/80
आपकी जाने की स्पीड कितनी होगी 80 और आने की स्पीड कितनी होती है 120। ये आपका बीपी, ये नॉर्मल बीपी है, ठीक है। ये आपका इतना, अगर इससे हाई होगा 120 से तो बीपी आपका हाई हो जाएगा, और 80 से कम हो जाएगा तो बीपी आपका कम हो जाएगा लो। इसी से आपका बीपी मेजरमेंट किया जाता है रक्त परिसंचरण से। इसकी खोज किसने की थी? आपकी विलियम हार्वे ने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का जो निर्माण होती है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होती है। तो ब्लड की फॉर्मेशन दो जगह पे होती है। एक तो कहाँ पे होती है, पहले हमने कल आपके पिछली वीडियोस में समझा है, जिसमें हम आपको बताया था कि आपका ब्लड जो है वो कहाँ पे निर्मित होता है। आपके जब बेबी पेट में रहता है, आपके भ्रूण में रहता है, तो वो कहाँ पे निर्मित होता है? आपके लिवर में, ठीक है। लेकिन जब जैसे आप वयस्क हो जाते हैं, आप जैसे आप बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसका ब्लड कहाँ पे निर्मित होता है? आपकी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर, जो आपकी बोन रहती है ना, उसके अंदर जाली टाइप से एक संरचना बनी हुई होती है। जैसे जो भी नॉनवेज खाता होगा उसको पता होगा, अगर जैसे ही वो आप हड्डी खाते हो तो हड्डी के अंदर क्या रहता है? एक जाली टाइप से रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या होती है? आपकी बोन मैरो, जहां पर आपके वयस्क का आपके ब्लड की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम ब्लड के कार्य यानी आपके रक्त के कार्य के बारे में समझते हैं कि आपका ब्लड जो है आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस जो है आपके प्रोवाइड करता है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आपका ब्लड जो है आपके ताप यानी टेम्परेचर को आपकी बॉडी में मेंटेन करके चलता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक सा मेंटेन रहेगा, यानी आपके 37 डिग्री आपका जो ब्लड है वो टेम्परेचर आपका मेंटेन करके रखेगा। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में आप ब्लड जो है पूरी परमानेंटली फ्लो करता रहता है। फ्लो कर रहा है तो उसके साथ में कुछ पार्टिकल्स या जो पदार्थ हैं, जैसे पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी बॉडी में आपके ब्लड की तरह ही ब्लड की सहायता से एक एक कोशिका के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ब्लड आपका पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशंस के लिए आपके एक एक सेल के पास पहुंचाता है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था रिस्पायरेटरी में सिस्टम में हमने देखा था कि फेफड़ों तक ले जाने का कार्य गैसों का, फेफड़े क्या करते हैं? गैसों को स्टोर करने का कार्य करते हैं। लेकिन फेफड़ों से जो है फिर आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में आपकी ऑक्सीजन को या गैसों को लेके जाता है। फिर आपका उत्सर्जित पदार्थों को परिसंचरण करता है कौन? ब्लड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया ब्लड के थोड़े से कार्य देख लिए। अब देखते हैं आपका ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड किन किन चीजों को बना हुआ है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो ब्लड जो है आपकी दो चीजों का बनकर बना है। पहला क्या? आपकी प्लाज्मा, सेकंड आपकी रुधिराणु यानी कार्पोरल्स जो रहते हैं, इनका आपका बना हुआ रहता है। प्लाज्मा जो है आपका 60% रहता है आपके ब्लड में, ठीक है। आपका जो पतला पदार्थ रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, वो कितना आपका 60% रहेगा। रुधिराणु जो आपके रहेंगे, मान के चलिए वाटर एंड अपने शक्कर का आपका क्या बना है? सॉल्यूशन, जिसमें 100 ml हमने वाटर लिया है, मान के 95% आपका वाटर रहेगा एंड 5% आपकी शुगर रहेगी। तो 95% जैसे आपका वाटर है तो वो यहाँ पे प्लाज्मा हो जाएगा कितना? 60%, और जो 5% आपकी शुगर हो रही है वो आपके रुधिराणु कितने हो जाएंगे? 40%, ठीक है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या क्या चीजों में रहती है। प्लाज्मा में पहला आपका रहता है फाइब्रिनोजेन रहता है, पहली चीज आपकी फाइब्रिनोजेन रहती है। सेकंड आपकी प्रोथेम्बिन रहती है। इनके बारे में अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हम इसके समझ लेते हैं थोड़ा सा। फिर आपके रुधिराणु देखते हैं तो किन चीजों का रहता है? मेनली 3 चीजें रहती है उसमें। कौन कौन सी? आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, और एक और चीज आपकी प्लेटलेट्स। इनके बारे में आपने सुना होगा। अब चलिए इनके हम जो है आपके बायोलॉजिकल नेम जानते हैं। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। ये इसके क्या हो गए? आपके बायोलॉजिकल नेम हो गए, किसके? आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के एंड प्लेटलेट्स के। अब हम देखते हैं कि आपके ब्लड में या एक मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के, इंसान में अगर हम बात करें तो उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होगी? 50 लाख, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की कितनी होगी? 10,000, और प्लेटलेट्स कितनी होगी? 2 लाख। तो आप यहाँ पे देखिए आरबीसी जो है आपके 50 लाख है, यानी आपके कार्पोरल्स के यानी आपके रुधिराणु का पूरा 98% या 90% जो है आपका केवल आरबीसी ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके 10,000 प्लस 2 लाख इनको अगर करेंगे तो केवल 5% जो है आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाकर आपका जो है आपके रुधिराणु बनते हैं। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन कितनी होती है। जैसे किसी भी चीज की एक लाइफ लाइन रहती है, लाइफ पीरियड कितना रहता है? तो आपके आरबीसी का जो लाइफ पीरियड है वो 120 डेज यानी 120 दिन का आपका इसका क्या रहेगा? आपका लाइफ टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी का देखते हैं तो केवल 4 दिन रहता है, 4 दिन बाद आपकी डब्ल्यूबीसी मर जाती है। फिर उसके बाद फिर नई जनरेट होती रहती है, इनका काम ये चलता रहता है। प्लेटलेट्स जो है वो 7 डेज में एक प्लेटलेट्स खराब हो जाती है, फिर रिकंस्ट्रक्ट होता है आपका, फिर से बनती रहती है। यही आपकी प्रोसेस परमानेंटली चलती रहती है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इनके डिटेल समझते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ी डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कार्य देखते हैं। इनमें क्या क्या रहता है, कंटेनिंग क्या रहती है, इनकी आपके फंक्शंस क्या रहते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स में क्या देखते हैं, सबसे पहले आता है इसका आकार। दोस्तों आरबीसी का आकार जो रहता है वो गोल रहता है। कैसा रहता है, गोल आपका आकार रहेगा। ये आपकी आरबीसी है और बीच में से ये चपटा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पे दोस्तों अगर आप कहीं हाइट पे जाओगे या पर्वत पे जाते हो तो आपकी आरबीसी का साइज जो है इंक्रीज होता जाता है। आरबीसी का साइज कैसा होता है, इंक्रीज होता जाता है। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि आरबीसी में क्या नहीं होती, आपकी आरबीसी में क्या नहीं होगा, आरबीसी में आपकी लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो मैंने पहले आपको बताया जब कोशिका हमने पढ़ा था, तो लाइसोसोम क्या होता है, आपकी कोशिका में आपकी आत्महत्या की थैली का काम करता है। अगर लाइसोसोम नहीं होता है तो इसको खाने वाला कोई नहीं होगा। ये जब आपका आरबीसी मर जाती है तो इसके लिए कोई उठाने वाला नहीं रहता, इसकी लाश वैसे ही घूमती रहती है। इसीलिए इसके लिए क्या बनाया गया, एक अलग से कब्रिस्तान बनाया गया है पूरी बॉडी में। प्लीहा यानी कि स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, कब्रिस्तान ऑफ ब्लड, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कौन रहेगा, आपकी स्प्लीन। स्प्लीन आपकी क्या रहेगी, कब्रिस्तान रहेगा किसका, आरबीसी का। इसके बाद में आपकी आरबीसी में एक चीज और नहीं होती, आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों अब किसी चीज में अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इसकी आपकी डीएनए को स्टोर करके नहीं रख पाएगा, यानी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए अगर किसी इंसान को अगर टेस्ट करने के लिए हम लैब में आपकी आरबीसी दे दें तो वो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए का टेस्ट नहीं कर पाएगा। आरबीसी से डीएनए का टेस्ट नहीं होगा, डीएनए का टेस्ट जो है नहीं होगा। किससे नहीं हुआ, आरबीसी अगर हम उसको देते, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, तो डीएनए का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन एक। फिर आपके जो आरबीसी है 95%, क्योंकि इसकी संख्या कितनी थी आपने देखी थी, 50 लाख थी। कितनी थी, 50 लाख। तो 50 लाख जब संख्या होगी तो आपका 95% जो है आपके रुधिराणु इसी से बनते हैं, आरबीसी से। दोस्तों अगर जैसे मान चलिए आपके हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी पाई जाएगी तो आरबीसी कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। अगर ब्लड आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया का रोग होगा। आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा, आपको एनीमिया की बीमारी जो है हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का आकार जो है वो अनिश्चित रहता है, किसी भी प्रकार से किसी भी आकार का हो सकता है। दोस्तों इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब आपकी आरबीसी में जो क्या था, केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे केंद्रक पाया जा रहा है। यानी कि अगर आपकी डब्ल्यूबीसी के लिए हम लैब टेस्ट के लिए दें तो इससे आपकी डीएनए की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, आपकी रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करने में कैसे, आपकी एंटीबॉडीज जो है आपकी, अब कुछ टाइप्स देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या रहते हैं, ये 5-6 चीजें रहती हैं जो कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, इसमें आपकी एंटीबॉडी रहेगी। एंटीबॉडी क्या करती है भाई, रक्षा का काम करती है, यानी पहरेदार की तरह। अगर कोई बाहर से बाहरी सब्सटेंस आता है तो एंटीबॉडी को सबसे पहले पता लगता है, वो जाके क्या बोलता है भाई कोई अदर सब्सटेंस क्या है बॉडी में आ रहा है, तो क्या करता है, ये एक वॉचमैन की तरह कार्य करता है। फिर आपका लिम्फोसाइट्स क्या रहता है, सेकंड चीज रहती है आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है, कोई बाहर से अगर कोई जहरीला सब्सटेंस आया है तो उसके लिए टी सेल की तरह मारने का कार्य करती है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, टी की तरह होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टी सेल, और ये उसको मारने का काम करती है। फिर इसके बाद अगला कार्य किसका आता है, उसको मार दिया है, उसकी लाश उठाने का काम क्या करता है, मोनोसाइट जो है उस बाहर सब्सटेंस की लाश उठाने का काम करता है। लाश को खाएगा तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ता रहता है, इसीलिए मोनोसाइट्स का आकार जो है बड़ा हुआ होता है। दोस्तों ये न्यूट्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल और आपके बेसोनोफिल जो रहते हैं, इनका मेनली ज्यादा काम फंक्शंस नहीं रहती, ये बस नाम के लिए इनमें मिक्सचर रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी आती है क्या, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हम समझते हैं। प्लेटलेट्स का क्या होता है, आकार जो रहता है गोल रहता है बट उत्तल लेंस की तरह रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे भी केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। केंद्रक अगर नहीं पाया जा रहा है तो इस प्लेटलेट से भी आपकी क्या नहीं होगी, आपकी डीएनए की टेस्ट नहीं किया जा सकता। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, आपकी शक्ति को, आपकी बॉडी को शक्ति प्रदान करना, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख। अब 2 लाख प्लेटलेट्स रहेंगी तो इनकी वो आपको बॉडी में शक्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों डेंगू में सबसे ज्यादा जल्दी आपकी प्लेटलेट, सबसे पहले सिर्फ आपकी प्लेटलेट्स ही गिरती हैं। ये कितना, 20,000 से 30,000 तक आपकी प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अगर इतनी आएगी तो आपकी एनर्जी आपको बिल्कुल नहीं बचेगी, आप कहीं पे भी चक्कर खा के गिर जाओगे, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि डेंगू में सबसे पहले आपकी प्लेटलेट्स ही जाती हैं। अगर प्लेटलेट्स को बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप गिलोय एलोवेरा का यूज करें जो पतंजलि के स्टोर पे मिलता है। इसके बाद अच्छे फ्रूट्स खाएं, आप फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं, इससे क्या होगी, आपकी प्लेटलेट्स क्या है, बढ़ जाएंगी। ये सब अगर आप में कम है तो आपको एनर्जी कम रहेगी। आरबीसी का क्या करती है, आपको एनर्जी देती है,
आरबीसी भी क्या करती है, आपको एनर्जी देने का कार्य करता है। अगर आरबीसी कम रहेगी तो आपका क्या करेगा, माइंड जो है सही से काम नहीं करेगा, माइंड जो है आपका सही से काम नहीं करेगा, माइंड सही से काम नहीं करेगा तो आप पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप कोई काम नहीं कर सकते, चुस्ती दुरुस्ती नहीं रहती सोने का, यानी कि एकदम से आपको तंदुरुस्ती नहीं रहती है, बहुत हल्का हल्का वीकनेस फील होती है। तो ऐसे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने देखा कि इनमें क्या क्या रहता है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, इनका आकार देख लिया है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपकी ब्लड क्लॉट्स के बारे में समझते हैं। अब हम देखते हैं आपकी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं रक्त का थक्का क्या होता है। दोस्तों अगर मान के चलिए आपको बाहर आपकी बॉडी की कट लग जाता है, माइनर कोई कट लगा है, जैसा भी आपको कट लगा है, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि ब्लड आना बंद हो जाता है, बाहर एक पपड़ी तरह से जम जाती है, वो पपड़ी को ही हम रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या रहती है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या प्रोग्राम्स उसमें आपके किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मेनली मैंने आपको बताया कि चार आपके ये मान के चलिए 4 प्रोसेस से बताई हैं कि इसके तरह आपका ब्लड क्लॉटिंग होगी। सबसे पहले आपके थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जो रहते हैं, इनकी खासियत जैसे ही जो वायु के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अगर ये जैसे एयर के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही आपको कट लगा वहां पे एयर गई तो आपकी प्लेटलेट्स को पता चला कि भाई प्लेटलेट्स ने बोल दिया अरे हवा मिल गई तो उसने क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ में मिलके, और हमारा जो हमने अभी पहले देखा था किसमें, हमने आपका देखा था आपके जो प्लाज्मा रहता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्लाज्मा में आपके प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन नाम का एक पार्टिकल बना लेता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन बना लेगा। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, आपके सेकंड जो प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रिन बना लेता है। भाई ये आपकी यहाँ पे तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो अब ये भाई यही सबसे मेन चीज है, क्या है, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या रहता है, इसका आकार कैसा, ये कैसे बन जाता है, एक जाली समय जाली की तरह बन जाता है कि ये आपकी जाली बन गई। अगर ये जाली बन गई, जाली अब क्या रहती है, जाली में अगर कोई चीज भी हमेशा जो है वो रुक जाती है, जाली क्या कर लेती है, किसी भी चीज को रोक लेती है। अब ये जाली की तरह कार्य करे, जैसे अगर मच्छरदानी लगा लेते हैं तो मच्छर आना बंद हो जाते हैं, तो ऐसे ही फाइब्रिन क्या करता है, आपके बॉडी के बाहर जहाँ पे कट लगा है वहां पे एक जाली के रूप में लगा लेता है। तो उसमें क्या रहते हैं, आपके हृदयाणु जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स हैं वो जाके फंस जाते हैं, फंसते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, अब ये सब जो प्रोसेस रहती है, इतनी लंबी चौड़ी जो प्रोसेस है कि यहाँ से प्लेटलेट्स आपके एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, फिर आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके कैल्शियम के साथ मिलेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा तो आपका थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन आपको क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा तो वो आपके फाइब्रिन नाम का एक प्रोडक्ट बनाएगा। फाइब्रिन आपके जब फिर जाली बन जाएगी फिर उसमें ये जो रखेंगे, तो इसमें अब कितना टाइम लगता है, तो ये हम देखें तो इस पूरी प्रोसेस को होने में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए, माइनर कट लग जाए, तो लगभग 4 मिनट तक आपको दबा के रखना पड़ता है। 4 मिनट तक दबा के रखिए, आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगी, आपके रक्त का थक्का जहाँ पे आपको कट लगा है वहां पे रक्त का थक्का बन जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपने कई बार देखा होगा कि जब इंजेक्शन आपको दिया जाता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो क्या करता है, पहले ऐसे करता है, वो पूरी उसमें से एयर बाहर निकालता है और कुछ दवाई भी बाहर फेंक देता है। क्यों फेंक देता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है अगर थोड़ी सी भी एयर आपकी बॉडी के अंदर चली गई तो आपकी प्लेटलेट्स क्या करेंगे, बोलेंगे अरे भाई एयर आ गई, अरे आजा भाई आजा आजा। एयर आ गई तो वहां पे क्या करेगा, आपके ब्लड क्लॉट्स बना लेगा। ब्लड क्लॉट अगर उसने बना ली तो फिर क्या होगा, आपका रक्त जो है बहुत तेज फ्लो करने लगेगा, अब उसको धक्का देगा तो क्या होगा, इससे आपकी नस फट सकती है। अगर ये मेनली कहाँ पे फटती ज्यादातर आपकी नस, ब्लड क्लॉट्स कहाँ पे, अगर ब्लड क्लॉट की वजह से नस कहाँ फट जाती है, आपकी ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में जो आपकी नसें पाई जाती हैं वो बहुत कमजोर होती है। ब्रेन की नसें जो रहती हैं बहुत कमजोर होती हैं, इसीलिए अगर आपकी ब्रेन की नस फट जाएगी तो ये मान के चलिए आपका बचना इम्पॉसिबल है, आप कोमा में जा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हेलमेट लगाकर चलो, क्योंकि हेड को कोई इंजरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी में अगर इंजरी आ जाएगी तो वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हेड में आपकी छोटी सी भी इंजरी आ गई तो वो ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसमें टाइम कितना लगता है, कुल 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हमने यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड
ब्लड के बारे में थोड़े हमने पार्ट समझ लिए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे कि ब्लड के बारे में, ब्लड रिलेशन वगैरह जो रहेगा, ब्लड के बारे में थोड़ी डिटेल, ब्लड ग्रुप जो रहेगा हम अगली वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम इसके समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपके क्या समझा कि ब्लड के बारे में नॉर्मल डिटेल ले ली है, ब्लड क्लॉटिंग समझ ली है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इनके बारे में हमने डिटेल ले ली है। इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम क्या समझेंगे, आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड रिलेशंस के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब इसकी अगली वीडियो आपको कल आपके YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो YouTube चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारे जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें।